हेलो एंड वेलकम टू साइंस फॉर एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म के बारे में देखा था। वो टॉपिक किसके अंडर आते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक और टॉपिक है जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, वो है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसका यूज़ क्या है, और जो रिएक्शंस होती हैं उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से हेल्पफुल होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें देख लेते हैं हम लोग कि रिएक्शंस होती क्या है, और उसमें सबसे पहले रिएजेंट के बारे में देखेंगे। तो आपको ये नीचे एक रिएक्शन दिख रही होगी, CH3Cl NaOH। ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका NaOH बेस, ये क्या है? रिएजेंट है। कोई भी सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक रिएजेंट की जरूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे क्या बनना है? जैसे हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? अल्कोहल चाहिए, CH3OH बना यहाँ पे आपका मैथेनॉल। तो मैथेनॉल में कौन सा ग्रुप है? OH है। वो कहाँ से आएगा? आपके रिएजेंट से, NaOH। जैसे OH ग्रुप है, ये यहाँ आपका ऐड होगा CH3 के साथ, और ये Cl किसके साथ ऐड हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा NaCl के साथ। तो NaCl आपका क्या बना? अनवांटेड प्रोडक्ट है, जो आपको नहीं चाहिए। तो जो आपको प्रोडक्ट नहीं चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। और जो आपको एसेंशियल है, नीडफुल है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। अब रिएजेंट नेसेसरी है सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करने के लिए? प्रोडक्ट में। तो रिएजेंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली ये 4 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो से मीन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन से। और फाइल मतलब अट्रैक्ट करने वाला, या फिर कह सकते हो लविंग। तो ये ऐसे स्पीसीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, मतलब इन्हें क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन किसे चाहिए होते हैं? बेसिकली जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये इजिली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, H+ हो गए, या फिर एल्किल प्लस हो गए, या फिर हेलाइड प्लस हो गए, NO2+ हो गया, NO+ हो गया, या फिर SO3+। कुछ भी पॉजिटिव स्पीसीज क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, या फिर एक्सेप्ट कह सकते हो। और कुछ हैं जिसपे देखो कुछ चार्ज नहीं है, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SnCl2, BCl3 और SO3। ये न्यूट्रल है, इन्हें हम लुईस एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा? इनको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये भी क्या हो गए? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं लुईस के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं? एसिड। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं? लुईस एसिड कैटेगरी में। फिर न्यूक्लियोफाइल की बात होती है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग या न्यूक्लियर लविंग, या फिर प्रोटोन लविंग। अब यहाँ प्रोटोन को लविंग कौन करेगा? मतलब प्रोटोन को पसंद कौन करेगा? H-, R-, Ci- और N-। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये किसके पास जाएंगे बॉन्ड बनाने के लिए? पॉजिटिव वाले कोई किसी मॉलिक्यूल के पास। पॉजिटिव वाला मॉलिक्यूल मतलब उसके पास प्रोटॉन मतलब होंगे, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव ज़्यादा डोमिनेंट है उसमें, तभी तो उसमें प्रोटॉन ज़्यादा डोमिनेंट है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। तो ये क्या करते हैं ग्रुप्स? बेसिकली अट्रैक्ट तो होते हैं, और फिर करते क्या है फाइनली? क्योंकि ट्रांसफर किसका हो सकता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है? आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ट्रांसफर ओनली होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या कर देते हैं? बेसिकली पॉजिटिव के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो जो प्रोटॉन के पास जाके या पॉजिटिव मॉलिक्यूल के पास जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल में लुईस एसिड थे, वैसे यहाँ पे क्या है? लुईस बेस। ये भी इन पे चार्ज नहीं होगा, लेकिन इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर दिख रहे हैं आपके पास। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होंगे, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, वाटर मॉलिक्यूल इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये क्या करेंगे? किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। अगर डोनेट कर रहे हैं तो वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और अगर लुईस के अकॉर्डिंग अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो क्या कहलाते हैं? लुईस बेस। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो उनको लुईस एसिड। क्लियर है? इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये 2 टाइप के रिएजेंट हैं। थर्ड टाइप का रिएजेंट क्या है? वो है आपका एम्फीफिलिक रिएजेंट। एम्फीफिलिक क्या होंगे? दोनों की तरह एक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे भी, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। वो कैसे? अब आपको एग्जाम्पल से दिख रहे होंगे,
यहाँ आपका कार्बोनिल ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, या आइसोसाइनाइड ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, और ये कार्बोनिल ग्रुप का है। तो इसमें क्या है बेसिकली आपको क्या दिख रहा है कैरेक्टर में, पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए एम्फीडेंट्स होने के लिए मेनली क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड अवेलेबल होना चाहिए। अब पाई बॉन्ड अवेलेबल है तो पाई बॉन्ड तो आपके इसमें भी अवेलेबल है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन इनमें क्या है, ई एन डेल्टा ई एन अगर कहो तो क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि बोथ की ई एन सेम है। अगर इसके ई एन में से इसको माइनस करोगे, मान लो एज्यूम करो कि 1 है, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ई एन दोनों के सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल दोनों सेम नहीं हो जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा हो। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है तो वो एम्फीफिलिक जैसे वर्क नहीं करेंगे। क्यों? अब जैसे सेम ई एन है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके, ना तो वो ये अट्रैक्ट करेगा और ना ये अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे आपस में तो क्या होगा, जैसे कि पाई बॉन्ड अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इस पर चार्ज आएगा नहीं, चार्ज आएगा तो ये डोनेट कर नहीं सकता ना एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें देखो कैसे कर सकता है। अब ऑक्सीजन का ई एन क्या है, ज़्यादा है, और कार्बन का कम है। ई एन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन पे होगा तो क्या होगा, यहाँ चार्ज नेगेटिव, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट, क्लियर। और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो वो क्या है, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल या स्पीसीज, कुछ भी बोल सकते हो, या रिएजेंट्स। ठीक है, तो दो कंडीशन है, एक तो पाई बॉन्ड होने चाहिए और दूसरी चीज इन दोनों के बीच में डेल्टा ई एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल अलग अलग हों जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा हो। क्लियर। देन फिर आता है फोर्थ टाइप है एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप है। क्लियर है, इससे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। अब एम्फीडेंट है, क्यों? एम्फीडेंट का मतलब है, मतलब दोनों कर सकते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल लो, NH2OH है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ये भी लोन पेयर अपने डोनेट कर सकता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ये भी अपने लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब ऐसी स्पीसीज जिसमें दोनों मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल के पास कैपेसिटी हो न्यूक्लियोफाइल जैसी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीडेंट न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये दोनों जो हैं मॉलिक्यूल जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो 1 एट ए टाइम करेंगे, मतलब एक बार में एक ही देंगे, मतलब एक ग्रुप ही। अगर इसने NH2 ने अपने लोन पेयर दे दिए तो फिर ये ऑक्सीजन नहीं देगा, अगर ऑक्सीजन ने दे दिए तो फिर ये नाइट्रोजन नहीं देगा, मतलब 1 एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही देगा। दोनों एक साथ, बोथ एक साथ नहीं दे सकते, मतलब दोनों एक साथ नहीं देंगे। क्लियर है। कुछ एग्जांपल्स ये भी हैं। क्लियर है, कुछ एग्जांपल्स ये हैं। अब आगे चलते हैं। अब फिर आते हैं हम रिएक्शन मैकेनिज्म, जो मैंने बात करी थी जीओसी के अंडर में आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन तो आपको पता है, कोई भी रिएक्शन है मतलब सबस्ट्रेट है, वो किसी रिएजेंट से, जैसे कि हमने पीछे देखा था, रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, साथ में कुछ नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट भी बनेंगे, उसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अब रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ओल्ड बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहे थे, जैसे कि आप यही एग्जांपल देख लो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो CH3Cl और NaOH। अब Cl बॉन्ड, Cl जो है वो CH3 से अलग हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और फिर OH क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक हुए, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए और न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए। तो ये सारा जो प्रोसेस है, और ये डिपेंड जिस पे कर रहा है, इन सारी प्रोसेस की स्टडी को या इसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म। तो रिएक्शन की क्या हो गई ये, मैकेनिज्म। अब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर है। बॉन्ड टूटने को क्या हम बोलते हैं, बेसिकली बॉन्ड क्लीवेज। तो फर्स्ट जो टाइप है, बॉन्ड अलग अलग तरीके से ब्रेक होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब तो होता है बेसिकली ब्रेक होना। अब होमो है, होमो मतलब इक्वल। इक्वल कैसे, एग्जांपल समझते हैं। यहाँ दो स्पीसीज दिख रही है हमको, X एंड Y। अब दोनों क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड।
अब जब ये क्लीवेज मतलब ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, तो क्या हो, इक्वल हो, इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस चला जाए और वाई का इलेक्ट्रॉन अपना वापस चला जाए, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाए। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे एक्स के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया और वाई के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मॉलिक्यूल जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। क्लियर है। तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन का डिवाइड कैसे होता है, इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, बॉन्डेड जो एटम है, बॉन्डेड एटम है, तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इक्वली आपस में डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। तो होमोलाइटिक क्लीवेज तो हो गया। सेकंड जो टाइप है वो क्या है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशंस क्या होती हैं। हेट्रोलाइटिक अगर क्लीवेज हमें करना है तो उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पहली जो कंडीशन है, बोथ द एटम शुड हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बोथ एटम जैसे कि एक्स एंड वाई, तो दोनों की ई एन क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसका मीन्स क्या हो गया, डेल्टा ई एन इक्वल टू 0। अब ई एन सेम है तो जो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है, जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी ई एन ज्यादा होती तो ये इलेक्ट्रॉन किधर होते, ट्रांसफर इसकी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते, तो इस पे चार्ज क्या आता, पार्शियल नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आता, पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी डेवलप होना। ठीक है, तो पोलरिटी डेवलप हो जाती तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड होते हैं क्या, क्योंकि इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो हमें तो ऐसा करना नहीं, हमें क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है। इक्वली डिवाइड हो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ई एन दोनों की सेम हो, ना तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करे ना ज्यादा रिपल्शन करे, इक्वली दोनों पार्टिसिपेट करें। अट्रैक्शन क्या हो, दोनों का इक्वल हो, और रिपल्शन भी दोनों का इक्वल हो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, सेम ई एन चाहिए, सेम ई एन होनी चाहिए दोनों एटम्स की। फिर हाई टेम्परेचर चाहिए। अब जब रिपल्शन और अट्रैक्शन क्या है, इक्वल है, तो बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा मोर। ठीक है, तो स्टेबल होगा तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। या तो यूवी लाइट दो, या फिर आपको एच न्यू भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन आ रही है तो आपको क्या करना है, होमोलाइटिक क्लीवेज। थर्ड कंडीशन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर देना है। अगर पोलर दोगे तो क्या होगा, सेम जैसे कि पोलरिटी डेवलप हो जाएगी और फिर वो होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या देते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट देते हैं। फिर पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्यों देते हैं, जैसे H2O2, R2O2, ये सब क्या पेरोक्साइड है। ये क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या बना लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब नॉर्मल टेम्परेचर फ्री रेडिकल बन गया तो ये क्या करेगा, इसको हेल्प करते हैं इन मॉलिक्यूल को फ्री रेडिकल बनाने में, ये हेल्प करेंगे फ्री रेडिकल बनने में। तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बहुत जल्दी बनेंगे, मतलब फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। तो चार कंडीशन है, ई एन या सेम होनी चाहिए, या डेल्टा ई एन इक्वल टू 0 होना चाहिए, टेम्परेचर हाई देना है, यूवी लाइट लिखा हो सकता है, या फिर एच न्यू लिख सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है आपका क्लीवेज वो है हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्या होता है, डिफरेंट, या फिर अनइक्वल भी बोल सकते हो। क्लीवेज का मतलब तो पता ही है, ब्रेक। दो मॉलिक्यूल है एक्स एंड जेड। ठीक है, अब दोनों की ई एन क्या है, डिफरेंट है, इसकी ई एन क्या है, कम है, और इसकी ई एन है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, जेड के पास, क्योंकि ई एन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास गए। अब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, जेड के पास, और जेड के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जेड नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हो गया, एक्स प्लस। एक्स हो गया तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया, जेड, एक्स के पास कुछ नहीं बचा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और जेड पे नेगेटिव चार्ज। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या होता है, चार्ज मॉलिक्यूल या चार्ज एटम या फिर चार्ज स्पीसीज बनती है। क्लियर। अब इसकी कंडीशंस क्या है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। तो पहली बात तो जैसे कि उसमें ई एन सेम होना चाहिए था, इसमें ई एन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। ई एन डिफरेंट होगा तभी तो पोलरिटी डेवलप होगी, और जब पोलरिटी डेवलप होगी तो क्या होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब पोलर सॉल्वेंट इसी में हेल्प करेगा पोलरिटी डेवलप करने में। अब जब पोलरिटी डेवलप हो गई है तो बॉन्ड क्या होगा, उतना स्टेबल नहीं होगा जितना होता है, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इजिली ब्रेक हो जाएगा, और ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो इसकी तीन कंडीशंस हैं। फिर इंटरमीडिएट,
अब जब क्लीवेज हो गया है तो क्लीवेज के बाद जो आपके पास फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, जैसे जेड फ्री रेडिकल मान लो, और चार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि वाई माइनस या एक्स प्लस जो भी बन रहा है आपके पास, तो चार्ज मॉलिक्यूल या फ्री रेडिकल आपके इंटरमीडिएट बन रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कन्वर्ट होगी तो पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे, इंटरमीडिएट्स बनेंगे, फिर वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, फिर आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो आपके पास मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स के टाइप डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव हम लोग रेस्पेक्ट में किसके लेना है, कार्बन के, क्योंकि हमें क्या पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, पूरे कार्बन पे डिपेंडेंट है। अब कार्बोकैटायन है, तो कार्बन का आपको पता है बेसिकली 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है, इलेक्ट्रॉन अपने इस तरह से शेयर करेगा वो। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, आउटर शेल ये है, 2s2 2p2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो क्या करता है, किसी से बॉन्ड बनाता है, जैसे कि कार्बन किससे बनाएगा, हाइड्रोजन से, और क्या बना लेगा, मीथेन। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, इससे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये अपने कितने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। देखो कार्बन के इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके पास, चौथा इसके पास, तो 4 बॉन्ड है। एक बॉन्ड किससे बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। बट अगर ये हाइड्रोजन ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल जाए, मतलब बेसिकली क्या हो, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो, तो कार्बन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और वही क्या है, ये कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन में क्या बचे, 3 वैलेंसी बची, 1 2 एंड 3। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड्स में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी है, अभी कितनी है, 1 2 एंड 3 वैलेंसी है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ट्राइवैलेंट। अगर सिंगल वैलेंसी होती तो हम इसे क्या बोलते, मोनोवैलेंट। अगर 2 वैलेंसीज होती तो बाइवैलेंट, 3 है तो ट्राइवैलेंट, और 4 होती तो टेट्रावैलेंट, और 5 होते तो पेंटावैलेंट, और 6 है तो हेक्सावैलेंट। ठीक है। अब इसमें जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो क्या बॉन्डेड है, क्योंकि यहाँ किसी हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना रहे होंगे कोवेलेंट, तो सारे क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, मतलब बॉन्ड में यूज हो रहे हैं। इनकम्प्लीट है ऑक्टेट, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 ही है, हमें कितने रिक्वायर्ड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। sp2 कैसे होगा, इसलिए जैसे 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितने बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका, sp2 है तो क्या होगी, शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर, और ट्रायंगुलर कैसा होता है, प्लेनर, तो ये भी प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। बन किससे रहा है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से। अगर होमोलाइटिक होता तो क्या होता, फ्री रेडिकल्स बनते, और ये डायमैग्नेटिक होगा। अब डायमैग्नेटिक क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इवन फॉर्म में हो, इवन होंगे तो क्या होंगे, ये जैसे कि आपके ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल में क्या होंगे, ये पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, मतलब पेयर्ड हो जाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे, एक साथ दो जोड़ा बना के रहेंगे बेसिकली। अगर जोड़े में आ रहे हैं तो वो क्या है, डायमैग्नेटिक, पेयर्ड फॉर्म में आ रहे हैं तो डायमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड है तो वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक। तो 2 इंटरमीडिएट्स हमने देख लिया। पहला तो क्या है, कार्बोकैटायन, एंड नेक्स्ट देखते हैं कार्ब एनायन। अब कार्ब एनायन में क्या होता है, बेसिकली एनायन से आपको पता चल रहा है कि उस पर क्या होगा, चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये आपको देखो, ये क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है इस कंडीशन में, अगर 4 हाइड्रोजन मान लें यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, H प्लस फॉर्म में निकल रहा है। तो प्लस फॉर्म में निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ के जा रहा है, तो वो कैसे शो करेंगे हम, नेगेटिव फॉर्म में, और वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी है इसमें, 3 वैलेंसीज है, तो इसको हम ट्राइवैलेंट कार्बन बोलेंगे। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 3 तो आपके बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8, और 6 क्या है, बॉन्डेड, और 2 फ्री है, तो 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड कहेंगे हम लोग, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ऐसे फ्री फॉर्म में। ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो चुके हैं, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। फिर sp3 हाइब्रिडेशन है, कैसे, 3 तो बॉन्ड है तो 3 सिग्मा,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बना लेंगे, एक लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए 4 हैं, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। फिर बन तो रहे हैं हेट्रोलाइटिक से क्योंकि इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बन रहा है। और डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि देखो इवन नंबर है, पेयर इजिली बना लेंगे, तो पेयर में है तो फिर ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। फिर आपका आता है कार्बन फ्री रेडिकल, जो किससे बन रहा है, आपके होमोलाइटिक क्लीवेज से। बेसिकली क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया, बचा किसका, एक कार्बन का, बाकी 3 के साथ बॉन्डेड है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है, 3 वैलेंसी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइवैलेंट कार्बन। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 बॉन्डेड हैं, तो 3 में, एक में बॉन्डेड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। उसके बाद ये तो हमने डिस्कस कर लिया, 6 बॉन्डेड और 1 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने, ओनली 7 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो तो है नहीं इसके पास। sp2 हाइब्रिडेशन कैसे होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो लॉन पेयर तो नहीं बना पाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 3 सिग्मा है तो spp मतलब sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। उसके बाद ट्रायंगुलर होगा, क्योंकि इसकी शेप ट्रायंगुलर होती है sp2 की। पैरामैग्नेटिक होगा, अब देखो पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ ये क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर, ऑड है तो क्या करेगा, ये पेयरिंग नहीं करेगा, अब पेयरिंग नहीं कर रहा है, पेयरिंग कंप्लीट हो नहीं पाएगी, एक फ्री रहेगा, अनपेयर्ड रहेगा। 7 में से 6 तो पेयर हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड। क्लियर है। और ये बन किससे रहा है, होमोलाइटिक क्लीवेज से। फ्री रेडिकल आपने देखा ही था, होमोलाइटिक क्लीवेज से बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्बिन। कार्बिन कैसे बना होगा, 4 वैलेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं मैं। तो इसमें देखो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा, इधर भी होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये कंडीशन कैसे बन गई, कार्बिन जैसी बन गई, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये वाले और 2 क्या हैं, ये बॉन्डेड हैं, और ये फ्री रेडिकल 2 साइड के। क्लियर, तो ये कार्बिन ऐसे बनता है। अब कार्बिन 2 फॉर्म में रहता है, फर्स्ट तो है सिंगलेट फॉर्म में और दूसरा है ट्रिपलेट फॉर्म में। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। पहले मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ एक बार, 1s2 2s2 2p2। तो बेसिकली क्या करेंगे, 1s का ये हो गया, 2s का ऑर्बिटल ये हो गया, s का सिंगल ही होता है, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2, तो px py और pz, तो ये आपका 2p हो गया। तो 1s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं इसको अभी आउटर सेल है, तो आउटर सेल है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अपर स्टेट में चल जाते हैं, क्योंकि इसे बॉन्ड बनाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएंगे, p में चल जाएंगे। अगर हम नॉर्मल देखते हैं, अगर अपर स्टेट नहीं देखें, ग्राउंड स्टेट में देखें, तो इस तरह से होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मली क्या होता है, हुंड के रूल के अकॉर्डिंग पहले ये 3 कंप्लीट होंगे, पहले हाफ फिल्ड पूरे कंप्लीट होते हैं, देन उसके बाद पेयरिंग होती है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, मतलब ये क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म में रह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, ये आपको फ्री रेडिकल, ये दिख रहे हैं आपको फ्री जो फॉर्म में, फ्री रेडिकल फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो अगर अनपेयर्ड फॉर्म में रह रहे हैं तो वो क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म। अगर अनपेयर्ड फॉर्म में है तो वो ट्रिपलेट फॉर्म है। अगर ये पेयरिंग कर लें, अगर आपस में ये इस तरह से पेयरिंग कर लें, तो ये अगर पेयरिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ये खाली हो जाएगा ब्लैंक, और इस तरह से फॉर्म में, तो ये क्या है, सिंगलेट फॉर्म, ठीक है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग कौन सा है, ट्रिपलेट स्टेट। बेसिकली इसका अलग अलग बना लेते हैं हम लोग तो सही रहेगा। ये ट्रिपलेट का है, अनपेयर्ड, और हम लोग सिंगलेट का बना लेते हैं, जैसे कि 1s 2s और ये 2p 2s 1s। तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितने हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पेयर्ड हो गए। तो हुंड का रूल क्या बोलता है, पहले हाफ फील्ड कंप्लीट होंगे, उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग होगी। जबकि सिंगलेट में क्या हो गया, पेयरिंग पहले हो गई। तो ये हुंड के रूल का क्या है, अपवाद है, मतलब ऑब्जेक्शन है उस पर।
तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा कम स्टेबल होता है। एक तो हुंड का रूल फॉलो नहीं कर रहा है सिंगलेट, और साथ में जो इसकी एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कंपेयर टू ट्रिपलेट के। तो इसलिए ट्रिपलेट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल कंपेयर टू सिंगलेट, क्योंकि ये हुंड के रूल को फॉलो करता है ट्रिपलेट, जबकि सिंगलेट नहीं करता है। क्लियर, बस इतना सा इसमें डिफरेंस होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट में दोनों अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं हुंड के रूल के अकॉर्डिंग, जबकि सिंगलेट में क्या होता है, दोनों पेयर्ड हो जाते हैं अपोज टू हुंड्स रूल। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब दोनों तो क्या होंगे, बाइवेलेंट ही होंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी दोनों के पास क्या है, जैसे एक बॉन्ड और दो बॉन्ड तो बाइवेलेंट ही है। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो बॉन्ड है तो ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड्स में 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन से टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं वो फ्री फॉर्म में है, तो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्लियर है। sp2 होगा, क्यों, इसमें देखते हैं हम लोग सिंगलेट में। sp2 होगा क्यों, क्योंकि देखो एक तो ये सिग्मा और जो ये लॉन पेयर है वो क्या है, पेयर्ड हो रहे हैं। तो पेयर्ड है तो क्या बनाएंगे, ये लॉन पेयर बनाएंगे, लॉन पेयर फॉर्म में रहेंगे। तो लॉन पेयर फॉर्म में होंगे तो 2 + 1 = sp2। क्लियर है, ये लॉन पेयर फॉर्म कर सकता है क्योंकि दोनों पेयर्ड हो रहे हैं सिंगलेट में। जबकि इसमें देखो ट्रिपलेट में 2 बॉन्ड तो इसमें भी होंगे ट्रिपलेट में, लेकिन लॉन पेयर नहीं होगा, तो ओनली 2 सिग्मा, और लॉन पेयर इसमें क्या होंगे, नहीं होंगे। तो 2 ओनली सिग्मा है तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp। तो सिंगलेट का हाइब्रिडेशन क्या होगा आपका sp2, और ट्रिपलेट का क्या होगा आपका sp। इसकी शेप कैसी होगी, ट्रायंगुलर तो नहीं हो सकती क्योंकि एक बॉन्ड तो है नहीं, ओनली लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर का कारण क्या होगा, इस पे रिपल्शन पड़ेगा दोनों बॉन्ड्स पे, और दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, थोड़े से बेंट हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, वी शेप बनाएंगे। ठीक है, तो सिंगलेट की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वी शेप। और जबकि ये देखो अनपेयर्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, तो ये जो 2 बॉन्ड हैं इसके, तो दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, लीनियर फॉर्म में हो जाएंगे sp में। तो सिंगलेट की क्या होती है, वी शेप होती है, और जबकि ट्रिपलेट की क्या होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो ट्रिपलेट की प्रॉपर्टीज, ये बाइवेलेंट होता है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है। क्लियर, सेम है। इसका भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें भी। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि आपके सिंगलेट में क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ये अनपेयर्ड फॉर्म में है, जबकि सिंगलेट क्यों डायमैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में है। ठीक है, और आपका ये ट्रिपलेट में अनपेयर्ड है। क्लियर है, तो ट्रिपलेट क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से, क्यों, क्योंकि वो हुंड्स के रूल को फॉलो करता है, और कंपैरेटिवली इसकी एनर्जी सिंगलेट से कम होती है। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा।